नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी छात्र छात्राओं और शिक्षक बंधुओं का इस सेशन में स्वागत करता हूं। अब मैं किंगडम फंजाई का कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और कुछ उदाहरणों की चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं कि पहले फंजाई को प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा डिवीजन में रखा गया था, जिसमें एल्गी भी शामिल है। लेकिन बाद में फंगस को पूरी तरह से थैलोफाइटा से बाहर कर दिया गया। व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसे एक अलग किंगडम का दर्जा दिया गया। तो अब थैलोफाइटा में सिर्फ एल्गी है, और वह भी खासकर मल्टीसेलुलर एल्गी। तो पुराना स्कीम जो आइकलर का 1886 में था, अब वह नहीं लागू होता है। अब फंगस को हम एक अलग किंगडम के रूप में पहचानते हैं। इसका निर्माण रंगहीन यानी सफ़ेद धागों से होता है, जिसे हम माइसेलियम या हाइफी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट या कोई अन्य प्रकार का प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। इसलिए यह प्लांट से एकदम भिन्न है। इसका निर्माण जब प्रारंभ में स्पोर से होता है तो सीधा सीधा धागा बनता है, जिसे हाइफी कहते हैं, और फिर इनमें ब्रांच होने लगता है, और ब्रांच के कारण यह जाल की तरह माइसेलियम बना लेते हैं। इनमें एक जीनस ईस्ट का जीनस है, सैक्रोमाइसिस, जो यूनिसेलुलर है और लिक्विड मीडियम में रहता है, शुगर सॉल्यूशन में रहता है। इसका उपयोग हम लोग फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल बनाने में करते हैं। बाकी सब क्लोरोप्लास्ट के अभाव के कारण या तो विषमपोषी है या परजीवी है। अगर वह सड़ते गलते ऑर्गेनिक पदार्थ पर विकसित हुआ तो उसको सैप्रोट्रॉफ कहेंगे, और अगर जीवित चीज़ों पर विकसित हुआ तो परजीवी कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। अब इनमें जो सेलवाल होता है वह शुद्ध रूप से सेलुलोज जैसा नहीं है। इसमें काइटिन की तरह ग्लूकोसामाइन पाया जाता है, इसलिए इसे काइटिन ही माना जाता है। हाँ, बोलीचाली की भाषा में हम फंगल सेलुलोज कह देते हैं। इसमें बीटा डी ग्लूकोज और ग्लूकोसामाइन पाया जाता है। अब किसी स्पेसीज में दो सेल्स के बीच कोई सेप्टम या सेल वॉल नहीं होता है, तो उसे एसेप्टेट या सिनुसाइटिक हाइफा कहा जाता है। वह मल्टीन्यूक्लिएटेड ट्यूब्यूल की तरह दिखेगा। किसी में एक एक न्यूक्लियस के बीच सेप्टम मिलेगा, तो किसी में दो दो न्यूक्लियस के बीच। यह अलग अलग क्लास की पहचान के रूप में देखा जाएगा। हर एक न्यूक्लियस इसमें हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड होता है। जब फर्टिलाइज हो जाए तभी यह डायप्लॉइड दर्जा प्राप्त करता है, जो एक छोटा सा स्टेज है।
अब ये भोजन के रूप में वाइल्ड ड्रॉपलेट्स और ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। यह ग्लाइकोजन आमतौर से एनिमल्स के मसल और लीवर में बनता है, लेकिन फंगस में भी पाया जाता है। हालांकि कुछ फंगस में प्रोटीन भी जमा होता है। अक्सर ये फंगस जहरीले होते हैं। इनके द्वारा बनाए गए जहर को माइकोटॉक्सिन कहा जाता है, लेकिन जो जहरीले नहीं हो उनमें काफ़ी वाइल्ड ग्लाइकोजन या प्रोटीन जमा हो तो उसे खाया भी जा सकता है। मशरूम के रूप में कुछ फंगस को खाया भी जाता है। अब इसके जीवन चक्र में एक विस्तारवादी फैलाव वाला वेजिटेटिव फेज है, जो ये काफ़ी फैल करके भोजन ग्रहण कर रहा है अपने फूड मटेरियल पर से। और दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज है। इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह फेवरेबल कंडीशन में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया अनफेवरेबल कंडीशन आने के पहले हो जाती है। अब फंगस का क्लासिफिकेशन उनमें होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैटर्न के आधार पर, किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है उस आधार पर किया गया है और 4 क्लासेज में इसे बांटा गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये 4 क्लासेज फंगस के हैं। पहले माइसिटीज की जगह पर माइकोटा शब्द का उपयोग होता था, लेकिन अब आप माइसिटीज पढ़ेंगे, माइकोटा नहीं पढ़ेंगे। अब पहला जो फाइकोमाइसिटीज है, इसमें सेप्टम नहीं पाया जाता है। परिणाम पूरा माइसिलियम जो शुरू में यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, विकसित होते होते मल्टीन्यूक्लिएटेड होता चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा है। तो ऐसे माइसिलियम को असेप्टेड और सिनोसाइटिक कहा जाएगा। अब इसमें 2 तरह के ब्रांचेज बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोरेंजियम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीटेंजियम। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है तो हवा की ओर कुछ ब्रांचेज बनते हैं जिसे स्पोरेंजियोफोर कहा जाएगा। इसके सबसे ऊपर शीर्ष में एक न्यूक्लियस आके जमा हो जाएगा, फिर एक बड़ा सा वैक्यूल बनेगा जिससे ढेर सारा प्रोटोप्लाज्म छोर की ओर शीर्ष की ओर जमा हो जाए और वो एक गोल रचना में कन्वर्ट कर जाता है। फिर एक सेल वॉल बनता है जिससे कि यह एकदम अलग हो जाता है, स्पोरेंजियम अलग हो जाता है। अब इसमें मल्टीपल फिजन के द्वारा बहुत सारे न्यूक्लियई बनते हैं और प्रत्येक से एक एक स्पोर बनता है। म्यूकर और राइजोपस में इन स्पोर्स के बाहर एक मोटा सिस्ट वॉल बन जाता है। इसको प्लानोस्पोर कहा जाता है। यही हवा में उड़कर जब दूसरी जगह पहुंचता है तो फिर जर्मिनेट करके नया सिनोसाइटिक हाइफा बनाता है। पानी में सेप्रोलिग्निया नाम का फंगस पाया जाता है। इसके स्पोर्स मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। कुछ समय के बाद फ्लैजिला नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर इससे एक और स्टेज बन सकता है स्पोर का। अन्यथा स्पोर के ऊपर एक सिस्ट वॉल डेवलप कर जाता है। एल्बुगो, सिस्टोपस, पाइथियम इत्यादि में इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से फंगस का नया जनरेशन बनता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीटेंजियोफोर्स बनते हैं। अधिकांश स्पेसीज में दो अलग अलग स्पोर से, एक से प्लस और दूसरे से माइनस हाइफा बनता है। अब ये दोनों हाइफा एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और संपर्क में आने के बाद इसके आगे एक न्यूक्लियस अलग होकर एक गोल गैमीटेंजियम बना देता है। तो इस तरह से आमने सामने से एक प्लस गैमीटेंजियम और एक माइनस गैमीटेंजियम आकर एक दूसरे से जुड़ जाता है और इनके फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोस्पोर बनता है। अब फेवरेबल कंडीशन आने पर जाइगोस्पोर से जर्मिनेशन होता है, एक और नया ब्रांच उत्पन्न होता है, उसके ऊपर स्पोरेंजियम बनता है और फिर मल्टीपल फिजन के द्वारा बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। तो इस स्पोरेंजियम को जर्म स्पोरेंजियम कहा जाता है और इनमें बनने वाले स्पोर्स में आधे प्लस प्रकार के और आधे माइनस प्रकार के होते हैं, जो बाद में सुटेबल ग्राउंड में जर्मिनेट करके नया जनरेशन फंगस का बनाएंगे। अब यह एक ब्रेड है जिस पर आप देख रहे हैं काला काला धब्बा विकसित हो चुका है, यह फंगस लगा हुआ है। यह म्यूकर और राइजोपस दोनों प्रकार के फंगस हो सकते हैं। ये दोनों एकदम एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर राइजोपस दिखलाया गया। राइजोपस में जड़ जैसी रचना बनी हुई है, यह राइजोइड रूट जैसी रचना बनी हुई है। ऐसी रचना म्यूकर में नहीं पाई जाती है। अब म्यूकर का स्पोर आपको इस तरह से माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इस तरह से काला काला गोल बॉल की तरह दिखाई पड़ेगा। अब अगर एक स्पोरेंजियम पर फोकस करें तो आप देखिएगा कि स्पोरेंजियम के अंदर सैकड़ों स्पोर ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। चूंकि यह स्पोरेंजियम हवा में रहता है तो इसकी सतह सूख जाती है या फट जाता है और ये सभी स्पोर हवा के द्वारा विकीर्ण हो जाते हैं, इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं। अब कुछ उदाहरण देखें। सिंसाइट्रियम एंडोबायोटिकम ये वाट डिजीज उत्पन्न कराता है पोटैटो में। पाइथियम डिबाडियनम यह डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी तंबाकू और मिर्च के पौधों में उत्पन्न कराता है, गला देता है। पाइथियम एफेनिडर्मेटम यह पपीते के पौधे में सॉफ्ट रॉट उत्पन्न करता है, यह भी एक तरह का सड़ा हुआ ही हिस्सा बन जाता है, पत्तों पर गलने लगता है वो। पाइथियम ग्रामिनिकोलम इससे व्हीट रॉट होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये लेट ब्लाइट, पोटैटो का लेट ब्लाइट कहलाता है, इसमें भी पत्ते गलने लगते हैं। अल्बुगो कैंडिडा व्हाइट रस्ट मस्टर्ड में, सरसों के पौधों में व्हाइट रस्ट उत्पन्न करता है। राइजोपस और म्यूकर ये ब्रेड पर विकसित हो रहे हैं तो ब्रेड मोल्ड और ब्लैक मोल्ड कहलाते हैं, लेकिन यह पके हुए फल, बनी हुई सब्जी, अचार इत्यादि के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। दूसरा क्लास है स्कोमाइसिटीज, इसे सैक फंगस भी कहा जाता है। यह भी एक बड़ा सा ग्रुप है। इसमें कुछ सेप्रोट्रॉफ यानी मृतोपजीवी और कुछ पैरासाइट या परजीवी होते हैं। इनमें से कुछ स्पेसीज एनिमल्स के डंग पर विकसित होते हैं तो उसे कॉप्रोफिलस कहा जाता है। वो लैटिन से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब ये दो स्पेसीज लीजिए, पेनिसिलियम और स्पर्जिलस, यह हमारे फल सब्जियों के ऊपर काफ़ी विकसित होता है।
पके हुए फलों पर। ईस्ट जो यूनिसेलुलर है वह शुगर कंटेनिंग सॉल्यूशन हो, चीनी का घोल हो, गुड़ का घोल हो, फल का रस हो, ईख का रस हो या ताड़ के पेड़ का रस हो, उसमें विकसित होता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। आमतौर से बडिंग के द्वारा यह बहुत तेजी से अपनी संख्या वृद्धि करता है। पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हवा में सीधा खड़ा ब्रांच उत्पन्न होते हैं जिन्हें कोनिडियोफोर्स कहा जाता है। बाद में ये ब्रांच कई ब्रांचेज में बढ़ जाते हैं और हर एक के ऊपर लगातार माइटोसिस के द्वारा एक एक करके स्पोर का लंबा चेन बनता है। सबसे ऊपर सबसे पुराना और मैच्योर होता है स्पोर और सबसे नीचे एकदम नया स्पोर होता है। तो इन स्पोर्स को कोनिडियोस्पोर कहते हैं। लेकिन एस्परजिलस में कोनिडियम का ऊपरी हिस्सा गोल हो जाता है, ब्रांच होने के बदले गोल हो जाता है और उस पर चेन ऑफ स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर देखने में गाढ़े भूरे या काले दिखाई पड़ते हैं, किसी किसी में नीला हरा भी दिखाई पड़ता है। अब ये फोटोग्राफ है ईस्ट का। आप देख रहे हैं कहीं कहीं पर ये मदर इसके ऊपर डाउटर ईस्ट का, यहाँ भी देख रहे हैं मदर के ऊपर छोटा सा डाउटर ईस्ट का बडिंग हो रहा है। सूखे में रहता तो इससे स्पोर बनता, लेकिन भीगे कंडीशन में रहने के कारण ये सीधे बड बनता है और बड़ा होने लगता है। ये पेनिसिलियम है। आप देखिए कई ब्रांचेज बन गए हैं इसमें और हर एक ब्रांच के ऊपर स्पोर का चेन बन रहा है। ये कोनिडियोस्पोर कहलाते हैं। ये देखिए एस्परजिलस है, इसमें ऊपर गोल सा बन गया है यहाँ और उसकी सतह से फिर छोटे छोटे ब्रांचेज बने हैं, फिर चेन ऑफ स्पोर बनता है। अब एक बंच का फोटोग्राफ देखिए किस तरह से है। ये एकदम गोल आपको दिखाई पड़ रहा है। इस पर सभी दिशाओं से छोटे छोटे ब्रांच बनते हैं और फिर स्पोर का चेन यानी कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो पेनिसिलियम में हर एक ब्रांच को मेटुला या स्टेरिगमाटा कहते हैं और उसके ऊपर जो स्पोर का लंबा लंबा चेन बनता है उसके कारण यह देखने में फर्श साफ करने वाले झाड़ू जैसा लगता है। तो इसीलिए नाम पड़ा इसका पेनिसिलम। पेनिसिलियम मतलब झाड़ू जैसी रचना। तो यह एक विशेष तरह का फंगस है जिसमें पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज हुई थी। इसके स्पोर का रंग नीला या हरा होता है, इसलिए लोग इसे ब्लू मोल्ड या ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कठिन है। एक प्लस हाइफा से एंथेरिडियम यानी मेल ऑर्गन बनता है, दूसरे माइनस हाइफा से फीमेल ऑर्गन यानी एस्कोगोनियम बनता है। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ते नहीं हैं। एंथेरिडियम से थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म एस्कोगोनियम में चला जाता है और उसके बाद इसमें अचानक बहुत सारे न्यूक्लियस बनने लगते हैं और फिर उसके बाद दो दो न्यूक्लियस का जोड़ा बनने लगता है। इन्हीं के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, उससे एस्कस बनता है और फिर मायोसिस के बाद एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो इसका डिटेल स्टडी आप लोग ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ते हैं। अब ईस्ट जो बेकरीज में ब्रेड बनाने में और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में काम आता है, इसके कुछ स्पेसीज जहरीले भी होते हैं। एस्परजिलस फ्लेवस नाम का जो स्पेसीज है विषैला होता है, उससे एफ्लाटॉक्सिन बनता है, एस्परजिलस का जहर। एस्परजिलस ओराइजी है जिसका उपयोग
चावल से शराब बनाने में होता है, सोयाबीन से भी शराब बनाया जाता है एस्परजिलस ओराइजी की मदद से। पेनिसिलियम नोटाटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। एस्परजिलस और पेनिसिलियम से कुछ ऑर्गेनिक एसिड का भी निर्माण कराया जाता है। इनमें एक जीनस है मॉर्सेला का, यह एडिबल है, इसे खाया भी जाता है। यह देखिए फोटोग्राफ है मॉर्सेला का, यह एडिबल है, यह जहरीला नहीं होता है। अब तीसरा क्लास है बेसिडियोमाइसिटी। आप लोग मशरूम से फेमिलियर है, जो बड़ा एडिबल मशरूम है। उसके अलावा बहुत सारे और भी मशरूम, जैसे बरसात में आप देखे होंगे पेड़ों की डालियों पर, सड़ी हुई लकड़ी पर, मैदान इत्यादि में ग्रो करते हुए। इसके अधिकांश स्पेसीज जहरीले हैं। इनके जो माइसीलियम विकसित होते हैं उनमें दो न्यूक्लियस होता है। माना जाता है कि इसमें से एक प्लस न्यूक्लियस है और दूसरा माइनस न्यूक्लियस है। तो सबसे बड़ा नेचर में चैलेंज होता है कि अगर यह न्यूक्लियस दो प्रकार का है और हर दो न्यूक्लियस के बाद एक सेप्टम बनता है, यानी बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स है, तो ऐसी स्थिति में सेल डिवीजन के समय दोनों न्यूक्लियस का एक एक डॉटर दूसरे नए बनने वाले सेल में कैसे जाते हैं। तो इसमें एक विशेष रचना बनती है जिसको बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन। आगे और पीछे दोनों न्यूक्लियस विभाजित होते हैं, यानी 4 न्यूक्लियई बनते हैं। फिर आगे से बगल होकर एक नली बनती है जो पीछे वाले पार्ट से आके जुड़ जाती है। उससे होकर आगे का एक न्यूक्लियस पीछे लौट जाता है। इस तरह एक प्लस के बाद एक माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ये अरेंज हो जाता है और तब दो न्यूक्लियस के बीच में एक सेल वॉल बनता है। तो क्लैंप कनेक्शन का पाया जाना माइसीलियम में इसकी बड़ी पहचान है। आप इस फंगस को देखिए, यहाँ क्लैंप है, यहाँ क्लैंप है। इधर से एक सेल से ये बन के निकला और दूसरे में जाके जुट गया। ये डार्क स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का दिखाई पड़ रहा है। देखिए क्या हुआ, यहाँ दो न्यूक्लियस था, ए और बी, दोनों में डिवीजन हुआ। अब आगे का बी न्यूक्लियस इस क्लैंप के द्वारा पीछे की ओर चला और पीछे आकर यहाँ से ये जुट जाएगा और अंदर आ जाएगा ये बी न्यूक्लियस। अब इसके बाद ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी हो गया। अब इन दोनों के बीच यहाँ पर एक सेल वॉल बन गया। इस तरह से दो सेल बन गए, दोनों में दोनों प्रकार के एक एक न्यूक्लियस आ गए। अब इसमें कई प्रकार के स्पोर्स मिलते हैं। इनका लाइफ साइकिल थोड़ा जटिल होता है। कोनिडिया, वाइडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, आर्थ्रोस्पोर्स इत्यादि नाम से जाने जाते हैं। वाइडिया अक्सर बना करता है, खासकर प्राइमरी माइसेलियम में। कोनिडिया बहुत कम बनता है, कभी कभी किसी किसी में बनता है। जब इसके चारों ओर एक मोटा सा दीवार बन जाए, स्पोर के चारों ओर छोटा सा दीवार बन जाए, मोटा सा, तो उसको आर्थ्रोस्पोर कहा जाता है। अब जो रिप्रोडक्टिव है पार्ट, इसका सेक्सुअल पार्ट बेसिडियम कहलाता है। उसमें एक प्लस और एक माइनस दोनों तरह का न्यूक्लियस पाया जाएगा। फिर उनका आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कैरियोगैमी हो जाएगा, तो एक डायप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। अब इसके बाद इसमें मायोसिस होगा, तो 2 प्लस और 2 माइनस प्रकार के बनेंगे न्यूक्लियस। तब इसकी सतह पर बेसिडियम का निर्माण होगा और 4 स्पोर बनेंगे
जिसमें 2 प्लस स्पोर और 2 माइनस स्पोर बनेंगे। इसको हम लोग बेसिडियो स्पोर कहते हैं। आप ये देखिए मशरूम है। मशरूम के नीचे की सतह पर आप देख रहे हैं कि ये गिल्स की तरह, धारी की तरह पतली पतली कोमल रचनाएं बनी हुई है। इसके ऊपर ये बेसिडियम विकसित हुआ। इसी में फर्टिलाइजेशन के बाद 4-4 स्पोर बन रहा है। यानी देखिए पहले यहाँ 2 न्यूक्लियस था, फिर ये फर्टिलाइज किया, 1 हो गया, फिर मायोसिस 1 हुआ, मायोसिस 2 हुआ, तो 4 न्यूक्लियस बन गए और प्रत्येक से 1-1 स्पोर बना। अब इसमें एक स्पेसीज है पक्सिनिया। इसका जीवन चक्र बहुत भारी है। रस्ट डिजीज व्हीट पर उत्पन्न करता है। दूसरा है अस्टिलागो, यह स्मट डिजीज उत्पन्न करता है। तो पक्सिनिया को 2 होस्ट होते हैं, एक है व्हीट और दूसरा है बारबेरी प्लांट। साल के एक हिस्सा में यह व्हीट पर और दूसरे में यह बारबेरी प्लांट पर चला जाता है। और इस ट्रांसफर के समय 4 से 5 प्रकार के स्पोर्स इसमें बनते हैं। व्हीट के ऊपर एसिडिया बनते हैं, एसिडियो स्पोर्स बनते हैं और ये व्हीट के नए नए जनरेशन को प्रभावित करते हैं। और फिर उसमें यूरेडो स्पोर और टेलिटो स्पोर्स बनते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेसिडिया और बेसिडियो स्पोर का निर्माण होता है। इसके कई स्पेसीज हैं। एस्कोमाइसिटीज में एगेरिकस जो एडिबल फंगस है, एमानीटा मस्कैरिया, एमानीटा बर्ना और एमानीटा फाइलवाइडिया, ये जहरीले हैं, काफ़ी जहरीले हैं। पक्सिनिया जिसकी अभी हमने चर्चा किया कि व्हीट में रस्ट डिजीज उत्पन्न करते हैं। अस्टिलागो स्मट ऑफ मेज, अस्टिलागो एवेनी, यह ओट जई में लूज स्मट उत्पन्न करता है। अस्टिलागो न्यूडा लूज स्मट बार्ली में। अस्टिलागो ट्राइटिकल्स, यह व्हीट में लूज स्मट उत्पन्न करता है। अस्टिलागो सिटामिनस। अब ये चौथा और अंतिम क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसका ऐसे मोटा तौर पर अधिकांश देखने में एस्कोमाइसिटीज की तरह ही लगेगा, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। अगर आपको कोई नया फंगस का स्पेसीज मिला है जिसका लाइफ साइकिल अननोन है, आप इसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाल सकते हैं। बाद में जब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाए तो खोज कर देखिए ये किससे टैली कर रहा है। तो 90% चांस है कि एस्कोमाइसिटीज की तरह ही रिप्रोडक्शन करेगा, तो आप एस्कोमाइसिटीज में डाल दीजिए। और अगर वह बेसिडोमाइसिटीज की तरह रिप्रोडक्शन कर रहा है तो बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दीजिए, उसमें कम ही स्पेसीज आते हैं। तो इसलिए यह एक टेम्पोररी ग्रुप है और आर्टिफिशियल ग्रुप है यह। अब चूंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंगस या फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है। यह एक कृत्रिम समूह है, फॉर्म क्लास है। तो एलेक्जोपोलस नाम के वैज्ञानिक ने सजेस्ट किया कि यह वास्तव में एस्कोमाइसिटीज ही है, लेकिन इसमें विकास क्रम में किसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लॉस हो गया, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, रचना देख के आपको पेनिसिलियम जैसा लग रहा है। ये दूसरा स्पेसीज में भी इसी तरह का लग रहा है, यानी कि कोनिडियोस्पोरिया बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कमी है। तो अधिकांश इसमें एस्कोमाइसिटीज के ही सदस्य मिलते हैं, और अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं मिले तो छोड़ दीजिए, यहीं रहेगा वो। अब इसमें कई जीनस है, अल्टरनेरिया,
सार्कोस्पोरा, हेट्रोस्पोरियम, क्लेडोस्पोरियम इत्यादि। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए। अल्टरनेरिया सोलिनी, यह पोटैटो में अर्ली ब्लाइट उत्पन्न करता है। अल्टरनेरिया टीनियस, यह ब्लैक पॉइंट डिजीज उत्पन्न करता है व्हीट ग्रेन पर, दानों पर। अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी, यह लीफ स्पॉट क्रूसीफर प्लांट में, सरसों के पौधे में उत्पन्न करता है। सार्कोस्पोरा एरेकिडियोकोला, यह ग्राउंड नट में लीफ स्पॉट उत्पन्न करता है। फ्यूजेरियम, अरहर में विल्ट डिजीज, फ्लैक्स में, ग्राम में, कॉटन में, टोमेटो में, बनाना में, इन सब में यह विल्ट डिजीज उत्पन्न करता है। यह देखिए पत्ते की सतह पर एकदम मशरूम की तरह छत्ता बनाए हुए दिख रहा है, यानी इसकी रचना बेसिडियोमाइसिटी जैसी है। और यह पत्ते की सतह पर देख रहे हैं काला काला स्पॉट, यह अर्ली ब्लाइट डिजीज है, अल्टरनेरिया से उत्पन्न। तो इस तरह आपने विभिन्न फंगस की जानकारी ली। काफ़ी जानकारी कम समय में आपको दी गई। आप इसे टेक्स्ट बुक की मदद से रिवाइज कीजिएगा। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।